एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो एसेट जिसका परफॉर्मेंस लेवल अगर काम ना करता हो तो उसको नॉन परफॉर्मिंग बोलेंगे। यानी क्या है कि कई लोग बैंक से लोन निकालने के लिए लाइन में लगे होते हैं, इसमें सभी कैटेगरी के लोग बैठते हैं जो लोन 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 मांगने के लिए बैठे हैं। बट बैंक सभी को लोन जब सैंक्शन करते हैं तो उनमें से कई लोग लोन को पे कर नहीं पाते, उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते। तो जनरली अगर देखा जाए तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक आती है, जो गवर्नमेंट बैंकिंग होती है, ये लोन रिकवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बैड डेट बन जाता है बैंकों के ऊपर, और बैंक कहीं ना कहीं घाटे में जाती है। तो इसका भुगतान कहीं ना कहीं आरबीआई और उसके रेपो रेट पे या बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। चलो अभी डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से हम एनपीए को पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स के हिसाब से। तो एनपीए का डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, जो आरबीआई के हिसाब से डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या बोलता है आपको कि अ नॉन परफॉर्मिंग असेट एन एनपीए इज़ अ लोन और एडवांसेस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब 90 दिन तक अगर उस लोन का कोई इंटरेस्ट या कोई अमाउंट जो है अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, यानी कि जिसको हम ब्याज और मुद्दल बोलते हैं, उनमें से कोई भी अमाउंट अगर नहीं मिल रहा है तो उस असेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग। जनरली आप ध्यान में रखिए कि बैंक के लिए सबसे बड़ी असेट जो होती है वो लोन होता है, और बैंक की सबसे बड़ी इनकम सोर्स जो है वो इंटरेस्ट होता है, जिसके भरोसे ही बैंक चलती है। तो बैंक को अगर लोन का अमाउंट ना मिला हो और उसका इंटरेस्ट भी ना मिला हो तो बैंक की असेट पूरी ही नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है। इसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो कई बार कई लोगों ने सुना है कि एनपीए की वजह से बैंक डूबती है और बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। चलो हम देखते हैं डिटेल में एक चीज़ें। अब डिस्क्रिप्शन में दिया है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई दी एनपीए, कुछ कैटेगरी में दिया है, सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भी है उसमें एक, और डाउटफुल और लॉस असेट। तो देखते हैं सब स्टैंडर्ड असेट यानी कौन सी असेट। आरबीआई के हिसाब से क्या बोलना है कि असेट विच हैज़ रिमेन एनपीए फॉर द पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। मतलब वो असेट जो कम से कम 12 महीने या उससे कम के पीरियड में पड़ी है, काय के लिए, नॉन परफॉर्मिंग के लिए। उस असेट ने 12 महीने या उसके पहले तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मतलब ना ही उसका अमाउंट ऑफ लोन आया है ना ही उसका इंटरेस्ट आया हुआ है, तो उस कैटेगरी ऑफ असेट को हम कौन सी बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड असेट। उसके बाद में है डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट मतलब क्या कि एन असेट will be classified as a doubtful if it has remain in a substandard category। मतलब वो जो डाउटफुल वो रहेंगी जो पहले सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में रह चुकी है, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो 12 महीने के लिए सबस्टैंडर्ड में रह चुकी है, उस असेट को हम क्या कंसिडर करेंगे, डाउटफुल। उसके बाद में लॉस असेट, मतलब वही सिंपल सी बात है जिसको रिकवरी है ही नहीं। बट आरबीआई क्या बोलती है, एज पर आरबीआई लॉस असेट कंसिडर्ड uncollectible or such a little value that its continuance as a bankable asset is not warranted। मतलब बैंक उसकी कोई वारंटी ले सकता है, गारंटी ले सकता है कि उसको वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। although there may be some salvage or recovery value, या फिर उसमें से कुछ सॉल्वेज या कुछ छोटी मोटी वैल्यू मिल जाए तो कहीं ना कहीं बैंक अपना नुकसान भरपाई कर पाए कहीं ना कहीं। सो नाउ नेक्स्ट दिया है आपको, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनपीए। एनपीए के 4 टाइप होते हैं जनरली। एक स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट मतलब ये कोई वैसे तो टाइप नहीं है, बट दिखाया गया है कि स्टैंडर्ड असेट मतलब वो असेट जो सिंपल सी बात है जिसका रिकवरी वगैरह सब होता है, एकदम मैंने क्लियर है, इसको एनपीए नहीं बोला जाता। जैसे देखो यहाँ लिखा भी है, और स्टैंडर्ड असेट इज अ परफॉर्मिंग असेट, ये परफॉर्मिंग है यानी इसका अमाउंट ऑफ लोन भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड असेट जनरेट कंटिन्यूस इनकम एंड रिपेमेंट। मैंने पहले बताया कि उसमें एक कंटिन्यूस इनकम मिलती है, लोन भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसका। एंड व्हेन दे फॉल ड्यू, एंड जब भी उनके ऊपर ड्यू बैठता है तो वो क्या करते हैं, लोन का अमाउंट पेड करते हैं जब भी उनका ड्यू डेट आता है। सच असेट्स कैरी अ नॉर्मल रिस्क, में कोई रिस्क ज़्यादा होती नहीं है, एंड आर नॉट एनपीए इन द रियल सेंस। अगर देखा जाए तो इसको एनपीए नहीं बोलते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सो नो स्पेशल प्रोविजन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड सेट, इसके लिए कोई प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो रेगुलर सेट है, जो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके लिए हम मतलब कोई अलग से रिस्क की प्रोविज़न नहीं ले सकते। ना है सब स्टैंडर्ड सेट, जो अभी अपने ऊपर में देखे वही जो लिखा है कि वो जो 12 और उसके पहले तक कोई परफॉर्मेंस ना दे तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे।
उसके बाद में डाउटफुल एसेट मतलब वो एसेट जो ऑलरेडी सबस्टैंडर्ड में रह चुकी है 12 मंथ तक, और लॉस एसेट मतलब वही जो रिकवर नहीं हो पाएंगी प्रॉपरली, उसको हम लॉस बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रोविज़न फॉर एसेट्स क्या है टाइप के हिसाब से। तो पहले स्टैंडर्ड एसेट का जो लॉस कैटेगरी है फ्यूचर का वो कितना है 0.25, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट का लॉस का प्रोविज़न का टाइप कितना 10%, 10% चांस होते हैं कि स्टैंडर्ड एडवांसेस में से 10% का लॉस उनको फ्यूचर में हो सकता है। डाउटफुल के लिए प्रोविज़न क्या दी गई है, अप टू 1 ईयर अगर है तो 100% अनसिक्योर्ड एडवांसेस। अनसिक्योर्ड एडवांसेस मतलब जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गया जो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में बैठते हैं, या वो लोन जो सिक्योरिटी के बेस पे ना दिया हो, वो एडवांसेस जो सिक्योरिटी के बेस पे ना दिया हो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। और वो अगर दिया हो 1 साल तक का तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट क्या रहेगा, मतलब डाउटफुल या लॉस में जाएगा। 20% कौन सा रहेगा सिक्योर्ड, जैसे कि सिक्योर्ड यानी कब, जब हम कोई चीज़ मॉर्गेज रखते हैं, यानी कि वहाँ पे मान के चलिए आपने कोई असेट मॉर्गेज रखी है या फिर कोई गोल्ड या एनी अदर थिंग्स, कोई लाइसेंस वगैरह गिरवी रखा है, तो उसका 20% चांस होता है कि वो लॉस हो सकता है। 1 to 3 ईयर अगर है डाउटफुल असेट तो उसका 100% अनसिक्योर्ड का रहेगा और 30% सिक्योर्ड का रहेगा, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। मोर देन 3 ईयर के लिए है तो 100% अनसिक्योर्ड का रहेगा और 100% सिक्योर्ड का भी। मतलब इसमें क्या रहेगा, 3 साल से अगर ज़्यादा है तो अनसिक्योर्ड भी 100% रहेगा और सिक्योर्ड भी 100% ही रहेगा, यानी इसमें कोई भी रिकवरी का चांस नहीं रहेगा। उसके बाद में 4 की प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न यही है कि भाई क्या कि 100% अनसिक्योर्ड और 100% सिक्योर्ड का भी, क्योंकि लॉस असेट है, सिंपल सी बात है, जिसका कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं रहेगा। यानी सपोज आप समझ लो कि डाउटफुल असेट का जो थर्ड वाला दिया है मोर देन 3 ईयर, दैट विल बी आल्सो बी कॉल्ड एज लॉस असेट बिकॉज देयर 100% irrecoverable वैल्यू मीन्स द वैल्यू इज नॉट रिकवरेबल, यानी ये वैल्यूज जो है वो रिकवरेबल नहीं है, यानी कि 100% लॉस होगा कंपनी का या बैंकिंग सेक्टर का। उसके बाद देखते हैं हम कॉजेज़ क्यों होते हैं। एनपीए होने के कई कारण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले कई बैंकों में कई बार एनपीए में गड़बड़ी हुई है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक का भी हुआ है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का वो वीडियोकॉन कंपनी का कुछ मैटर था, कुछ शायद आपको पता होगा या पता नहीं होगा तो सर्च कीजिए, उसमें कहानी थी। वैसे हम आपके दिल में रहते हैं ऐसा कुछ तो था, यानी तोता मैमन की कहानी के जैसे कुछ था कि आईसीआईसीआई और वो वीडियोकॉन की जो है उनको एक में कुछ थोड़ा सा एक इंटरेस्ट आया था, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसकी वजह से बैंक में घोटाले हुए थे उस टाइम पे। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, ज़्यादा आपको डिटेल में अब लाइव यूट्यूब पे तो बता नहीं सकता, ठीक है। आप सर्च करो। यस बैंक का तो आपको पता ही होगा लास्ट टाइम जो हुआ था, ठीक है, अभी कुछ सालों पहले की बात है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बैंक को। तो स्पेकुलेशन ये पहला पॉइंट दिया है, जिसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट वो किसी और रिस्क असेट में कर देते हैं लोन देने के चक्कर में। डाउटफुल लोगों को लोन दिया तो रिकवर नहीं होगा, जैसे वेरी वेल माल्या वगैरह वगैरह, ठीक है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस मतलब लोन दिया है किसी ऐसे पर्सन को जो पर्सन अवेलेबल है नहीं है, या जो लोन दिया गया है वो गलत काम के लिए दिया गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद में डाइवर्शन ऑफ फंड मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए उसने फंड जो लिया है, लोन जो लिया है वो पर्पस के लिए नहीं लिया है, जो पर्पस उसने बताया है, नहीं वो उस फंड को कहीं मिसयूज़ कर रहा है, कहीं और जगह लगा रहा है, किसी दूसरे जगह में लगा रहा है, तो वो होगा डाइवर्शन ऑफ फंड, जिसकी वजह से एनपीए क्रिएट होता है। जैसे कि मान के लिए आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है और आप उधर पूरा पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस में लगा दिया और पूरा बिजनेस आपका डूब गया, ऐसा कुछ हो गया। इंटरनल रीज़न भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के घोटाले हुए हैं, एम्प्लॉयज़ ने कुछ गड़बड़ी की है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई हुई हैं, जो जनरली नीरव मोदी, मोहिल चोकसी या फिर आपको पता होगा ऐसे कई लोगों ने घोटाले किए हैं, विजय माल्या वगैरह वगैरह, जिनके इंटरनल रीज़न की वजह से उनके लोन जो है सैंक्शन किए गए थे मैनेजमेंट ने, तो कई बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कई बैंकों को। आज भी वो नुकसान बेयरेबल नहीं हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है दोस्तों एक्सटर्नल रीज़न। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, यानी कहीं ना कहीं मान के चलो कोई
नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, नेचुरल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनपीए क्रिएट हो चुका है। देखिए दोस्तों, एनपीए क्रिएट होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंकिंग सेक्टर में, और बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से डूब जाती है, कहीं ना कहीं वो उभर नहीं पाती। जैसे कि आप अभी रिसेंटली एग्जांपल दूँ तो यस बैंक के बारे में आप समझ लो, और अपना जो एनपीए है वो लगभग 9% है, मतलब समझ लो कि 100% में से 9% ही वैल्यू जो है वो रिकवरेबल नहीं है। 9% की अमाउंट वो रिकवर नहीं होती है, तो उतना अमाउंट बैंक का लॉस होता है, और जिसकी वजह से बैंक डूबती है, या फिर हमारे गवर्नमेंट बैंक डूबती है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसी पे, क्रेडिट पॉलिसी पे कहीं ना कहीं उसका असर होता है। इसके लिए ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, उनको अपना क्रेडिट क्रिएशन रेशो, चलो क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बता दूं, मेरे नोट्स में कहीं तो भी होगा, यही कहीं असेट मैनेजमेंट लायबिलिटी, हाँ यही है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ हमेशा, हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, यानी कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने डिपॉजिट किया 10,000, तो बैंक उसका CRR रेशो होता है जनरली 20-25, हर बैंक का अलग अलग होता है, बट आरबीआई प्रोवाइड करता है कि आप CRR मेंटेन करो। मतलब क्या करो कि 10,000 में से 2,000 रुपये की जो कैश है बैंक अपने पास रखेंगी, ताकि फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि आज आपने 10,000 डाले हैं बट कल कोई और पैसे निकालने आएगा, तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए, या बैंक को अपने काम के लिए पैसा होना चाहिए। इसलिए 20% बैंक ने कैश क्या की है, रिजर्व रखी है। इसको बोलते हैं CRR रेशो, कैश रिजर्व रेशो। एक SLR भी होता है, ठीक है। खैर, तो उसमें से 20% कटेगा, तो 80% जो बचा है, नहीं 8,000 जो बचा है, ये क्रेडिट क्रिएशन के लिए, यानी कि लोन सैंक्शन अमाउंट के लिए काम आता है। मतलब सिंपली ध्यान रखो कि 10,000 का डिपॉजिट अगर बैंक को मिला है, तो बैंक उसका 20% अपने पास रखेंगी, और जनरली उसका 80% क्रेडिट क्रिएट करेंगे। बट कई बार बैंक लालच में आके बड़ा लोन सैंक्शन करने के चक्कर में 100% अमाउंट तक, यानी कि पूरा 10,000 का 10,000 भी लोन के तौर पे बांट देती है, जिसकी वजह से बैंक के पास रिज़र्व कैश नहीं रहती। फिर डिपॉजिट वाले जो लोग होते हैं वो विड्रॉल के लिए जाते हैं कभी, तो उनको कैश नहीं मिलती, फिर बैंक में धमाके होते हैं, तमाशे होते हैं, और फिर बैंक मंदी में दिखती है लोगों को, और फिर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बैंक को ये रेशो मेंटेन करना होता है जो आरबीआई उनको प्रोवाइड करता है, ये बैंकिंग पॉलिसी में बैठता है। रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि छोटी कंपनियाँ काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रही है, टॉप पे है वो, क्या के बेस पे, एनपीए के बेस पे। देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ देखते हो तो 82% अभी भी रिकवर नहीं हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखते हो 43% अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो है उनमें से अगर देखते हो तो हाईएस्ट 61, यानी छोटी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं अपना जो लोन है वो प्रॉपरली चुका नहीं पाई है। बिकॉज ऑफ दैट जो कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट हुआ है कई कंपनियों पे पड़ा हुआ है, तो इसका मेजर इफ़ेक्ट जो है एनपीए पे पड़ेगा, और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान बैंकों को झेलना पड़ेगा। अब जैसे कुछ बैंक की लिस्ट देख लेते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक में काउंट की जाती है, जैसे SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। ये सभी जो बैंक है वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में काउंट की जाती है, और भी बैंक है। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें एक्सिस बैंक, HDFC, IDBI भी है, इसमें ICICI बैंक दिया हुआ है, और भी सो एंड सो बैंक है, जैसे येस बैंक दिया हुआ है, इंडसइंड बैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी काउंट किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है इंडिया बुल्स, टाटा कैपिटल, DHFL, या फिर मुथूट फाइनेंस, या फिर मान के लो बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, और तो बहुत सारी कंपनियां जो नॉन बैंकिंग में आती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो आपके काम आएंगी। तो ये बेसिकली मैंने आपकी जो कंसेप्ट क्लियर की है, जिसमें आपका एनपीए का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं होप करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक से कहीं ना कहीं बैंकों को कई सारे रिलीफ मिलेंगी, और बैंक इस एनपीए को अच्छे से क्लियर करेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।